नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम 12th क्लास की NCERT की सेकंड बुक जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षा की आज शुरुआत करने जा रहे हैं और यह इस अध्याय का पहला भाग है, यानी कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है। दोस्तों, अब तक इस पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं कि आज़ादी के बाद भारत के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली थी। आज़ादी के तुरंत बाद भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। भारत को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के तहत विस्थापन की जो समस्या हुई और रियासतों के एकीकरण की समस्या का हमने सामना किया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। इस देश की क्षेत्रीय विविधताएं बहुत ही अधिक हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैले इस बड़े देश में भौगोलिक विशिष्टताएं भी बहुत अधिक है और सांस्कृतिक विविधताएं भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो एक बार में पूरी नहीं हो पाई। लोकतंत्र की राह में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों में भारत में स्वायत्तता की भावना लोगों के अंदर पैदा हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप भी ले लिया और ये संघर्ष लंबा खिंच गया और यह चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी। तो ये जो अध्याय हम पढ़ेंगे 1980 के दशक का जो काल था, स्वायत्तता की मांग वाला काल था, यानी कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में स्वायत्तता की, अलगाववाद की, पृथकवाद की मांग उठी। तो इन समस्याओं पर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। इस दशक में भारत में असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जत्न के साथ समझौते करने पड़े। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों को पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाएं उत्पन्न हुई, भारत सरकार ने इन चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए तथा लोकतंत्र व विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो आइए अब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षा का अर्थ जानेंगे, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षा जो हमारा अध्याय है, इस क्षेत्रीय आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम इसी के अंतर्गत स्वायत्तता का अर्थ जानेंगे तथा क्षेत्रीयता के कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण है कि भारत में जो है वो क्षेत्रीयता की बहुत अधिक मांग होने लगी। भारत के कुछ राज्य जहाँ क्षेत्रवाद की मांग उठी, उन कुछ राज्यों को भी हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे और उन राज्यों में, ये 6 राज्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जम्मू व कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उसको हम एक हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, 7 सिस्टर्स, उन राज्यों में जो अलगाववाद की मांग चली थी। इन राज्यों में 3 तरह की प्रमुख समस्या थी: स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों का विरोध, ये पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम विलय के बारे में पढ़ेंगे तथा गोवा मुक्ति के बारे में भी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कि इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें क्या सबक मिले या इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या सबक लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में जो वो 2-3 शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे: क्षेत्रीयता, स्वायत्तता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद। तो इन शब्दों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षा। तो क्षेत्र का मतलब अब आप सभी जानते होंगे कि एक क्षेत्र विशेष, यानी कि जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं, एक अलग हिस्सा, वहाँ की विशेष संस्कृति हो सकती है, विशेष भाषा हो सकती है, विशेष खान पान हो सकता है। तो अपने एक क्षेत्र विशेष को क्षेत्रीय कहा जाता है। और आकांक्षा का मतलब आप सभी जानते हैं, इच्छा यानी कि डिज़ायर। तो अपने क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष आकांक्षा या इच्छा को क्षेत्रीय आकांक्षा कहा गया। तो आपको क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब समझ में आ गया। अगर हम परिभाषा के रूप में इसको जानने का प्रयास करें तो एक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। अगर आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं तो एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति व भौगोलिक विशिष्टताओं के साथ लोग रहते हैं और अपने उस क्षेत्र विशेष के लिए अगर लोग कुछ मांग करते हैं, किस तरह की मांग करते हैं? अधिक विकास की मांग करते हैं, अधिक संतुलन की मांग करते हैं या कुछ विशेष रियायतों की मांग करते हैं, तो इसको क्षेत्र की आकांक्षाएं कहा जाता है। तो ये जो है लोकतंत्र में इन्हें बुरा नहीं माना जाता। स्वायत्तता शब्द भी आप बार बार सुनेंगे। तो स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनोमी, इंग्लिश में से कहा जाता है वह शक्ति या पावर जिसमें किसी को अपना फैसला स्वयं लेने का अधिकार मिलता है।
तो 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत के विभिन्न राज्य जो हैं, उन राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, अधिक स्वायत्तता की मांग उठी, यानी कि हमें फैसला लेने का, अलग अलग राज्यों में ये मांग उठी कि हमें और अधिक स्वायत्तता दी जाए, हमें फैसले लेने की स्वतंत्रता दी जाए और हम केंद्र से, एक तरह से केंद्र के कंट्रोल में कम रहें। तो ये मांग उठी। अब यहाँ पे एक दो शब्द और आएंगे, क्षेत्रवाद और पृथकवाद। पृथकवाद को अलगाववाद भी कहा जाता है। तो क्षेत्रवाद, अभी मैंने आपको बताया कि विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि पर्टिकुलर, जैसे मान लो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग अपने आप को मराठी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आंध्र प्रदेश राज्य था, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के लोग, तेलंगाना अलग राज्य। इसी प्रकार से भारत में जो अलग अलग क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं, वो अपना अलग क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक व विकास संबंधी मांगों को अगर उठाते हैं तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। और दोस्तों, ये बात बहुत समझने योग्य है कि भारत में क्षेत्रवाद की मांग को गलत नहीं माना गया है। क्षेत्रवाद की मांग को भारत में खतरा नहीं माना गया है। अगर हम यूरोप के देशों में देखें तो यूरोप के देश सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरा मानते हैं, परंतु भारत में तो विविधता क्या है? भारत की तो विविधता एक विशेषता है और विविधता की चुनौती से निपटने के लिए हमारे देश की आंतरिक सीमाओं का पुनः निर्धारण भी किया गया है। आपने देखा, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत में जो अलग अलग राज्य बने वो इसी क्षेत्रीय विविधता के तहत ही बने हैं और इसी तरह सभी समूह के व्यक्तियों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार है। और तो क्षेत्रवाद के अंतर्गत जहां देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही राज्य बनाने अथवा क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की जाती है, जबकि अलगाववाद में क्या है? भारतीय राष्ट्र से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की जाती है। तो क्षेत्रवाद तो क्या है? कानून सम्मत है, यानी कानून के अंतर्गत है, जबकि अलगाववाद क्या है? एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। यही कारण है कि सरकार ने क्षेत्रवाद की मांग को समायोजित करने का प्रयास किया है। लेकिन यदि किसी राज्य में अलगाववाद की मांग होती है तो इस मांग को स्वीकार ना करके उसके सैनिक समाधान के भी प्रयास किए गए हैं। तो इस अध्याय में हम इन्हीं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का ये अनुमान था कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ही अधिक विविधताएं थी और भारत में देसी रियासतें भी 500 से अधिक थी। और आज़ादी के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर का मामला सामने आ गया और पाकिस्तान के साथ संघर्ष का मामला भी हुआ। और इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड और मिजोरम भारत से अलग होने की मांग करते रहे और इन्होंने अपने यहाँ पर जोरदार आंदोलन चलाया। और इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन जो थी उसकी मांग उठी थी और अलग द्रविड़ राष्ट्र की बात भी उठाई गई थी। और दोस्तों, इसी समय भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी ऐसे ही कुछ आंदोलन भी चले थे। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के खिलाफ भी विरोध आंदोलन चला था। और कश्मीर और नागालैंड जो था, इन क्षेत्रों में तो चुनौतियां बहुत अधिक जटिल भी थी और विकट भी थी, परंतु भारत सरकार ने इन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। तो इस अध्याय में हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है कि आखिर क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण क्या हैं, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों के चलते भारत में क्षेत्रीयता का जन्म हुआ। तो बहुत सारे कारण हैं, इन्हीं कारणों को एक एक करके हम देख लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो प्रमुख 6 कारण लिखे हैं, इसमें पहला कारण है धार्मिक विभिन्नता। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। भारत एक सेक्युलर देश है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी धर्मों का भारत में समान दर्जा है। तो भारत में धार्मिक विभिन्नता जो है वो भी क्षेत्रीयता का प्रमुख कारण है। सांस्कृतिक विभिन्नता जो है वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृति के रूप से भारत के नॉर्थ के जो राज्य हैं, यानी कि उत्तर के राज्य दक्षिण के राज्यों से भिन्न हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट के, यानी कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वो पूरी तरह से ही सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं। तो ये भिन्नता भी जो है वो कई बार क्षेत्रीयता का प्रमुख कारण बन जाती है। भारत में भौगोलिक विभिन्नता भी है। भारत में कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर पर्वत
पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इस आधार पर भारत में पर्याप्त भौगोलिक विभिन्नता हैं और भौगोलिक विभिन्नता के चलते यहाँ का खान पान, संस्कृति, वेशभूषा जो है वो पूरी तरह से अलग है। तो इस भौगोलिक विभिन्नता के कारण भी जो है क्षेत्रवाद की भावना जो है पनप जाती है। कई बार ये विवाद जो है दो राज्यों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी हो जाता है। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण में एक राजनीतिक स्वार्थ भी है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते भी वो क्षेत्रवाद यानी अलगाववाद की भावना को जो है वो उकसाते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। तो अगला जो प्रमुख कारण है वो है असंतुलित विकास। भारत में जो विकास यानी कि नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया गया, इसमें कुछ राज्य जो हैं, इसमें भारत के मध्य भाग के राज्य हों जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का भी गठन हुआ था, वह इस बात को हमेशा कहते हैं कि असंतुलित विकास जो है वो इन क्षेत्रों को झेलना पड़ा। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो भी यही मानते हैं कि भारत के विकास का जो पूरा लाभ है वो इन राज्यों को नहीं हुआ है। तो असंतुलित विकास का जो मुद्दा है वो भी क्षेत्रीयता का प्रमुख कारण है। और इसके एक अन्य कारणों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल की उत्पत्ति भी है। दोस्तों, आपको पता है कि 1980 के दशक के अंत तक आते आते जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी समायोजन की क्षमता जो है वो कमज़ोर होने लगी थी। यानी कि पहले ये सभी दलों को यानी कि आंतरिक टकरावों को भी साथ लेकर चलने की इसकी क्षमता थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी का नेतृत्व जो है वो कमज़ोर हुआ और कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय जनाधार जो था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। और इसी कारण से जो क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और समस्याएँ हैं उनके समाधान के हेतु अनेक क्षेत्रीय दल जो हैं वो पनपने लगे। और कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी नेतृत्व जो होते हैं वो क्षेत्रीय पहचान के आधार पर किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन समर्थन जुटाने में सफल रहते हैं। और ये क्षेत्रीय नेता जो होते हैं वो राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन करते हैं और स्वायत्तता तथा अलग राज्यों के आंदोलनों को भी हवा देते हैं। तो यह भी क्षेत्रीयता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको क्षेत्रीय आकांक्षाएं अध्याय का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है यानी कि जो परिचय वीडियो है वो समझ में आया होगा। आगे हम एक एक करके विस्तार से उन राज्यों पर चर्चा करेंगे जहां पर क्षेत्रवाद या अलगाववाद की भावना ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा और जो देश के लिए एक समस्या भी उत्पन्न हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पॉलिटिकल साइंस 100%। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।